हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एकदम झक्कास। तो पढ़ाई चल रही जोरदार तरीके से। नीट वाले बच्चे का एग्जामिनेशन आ चुका है। उसी सीक्वेंस में अपन जो है ना नीट का PYQ को डिस्कशन करने वाले हैं, राइट। इस वाले वीडियो में मैं 2000 से लेके 2020 तक का कंप्लीट क्वेश्चन को डिस्कशन करूंगा और ये आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे किस तरह के क्वेश्चन जो है ना नीट में फिजिक्स का पूछा जाता है। क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैं जो है ना 2021 का 2022 का 2023 का बाकायदा पेपर में डिस्कशन कर दिया हूँ। तो इसलिए इस वाले वीडियो में सिर्फ आपको 2000 से लेकर 2020 तक का जो है ना आपको क्वेश्चन पूरा देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपको पेपर देखना है, मतलब आपको 2021 का चाहिए, 22 का चाहिए, 23 का चाहिए, तो वो ऑलरेडी यहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है नीट का नीट PYQ नाम से। वो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कशन हो चुका है 21, 22, 23 का, तो इसलिए उसको इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन सिर्फ रहेगा आपका 2000 से लेकर 2020 तक का, है ना। देखते हैं अपन किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है और उसके बाद लास्ट में अपन कमेंट करेंगे कि भाई क्या चीज़ें आपको लेके जाना चाहिए ताकि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके, ठीक है। क्योंकि PYQ को सॉल्व करने से आपको आइडिया लगता है कि भाई इस पार्टिकुलर मतलब कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना ही होना चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। सो लेट्स बिगिन इट, राइट। देखते हैं क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। जो पुराना क्वेश्चन है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन को अपन यहाँ पे टेकल नहीं कर रहे हैं क्योंकि पुराना क्वेश्चन में उतना ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट का डेप्थ होगा नहीं, इसलिए अपन 2000 से लेके ऑनवर्ड जितने सारे क्वेश्चन वही सिर्फ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का। तो आपका पहला क्वेश्चन ये तो आपका सिर्फ आपको 1907 का दिया गया है, राइट। ये 1991 का क्वेश्चन है, राइट। इसको डिस्कशन करने से ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं, लेकिन फिर देख लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स इज ए कंसिक्वेंस ऑफ। फिजिकल इंडिपेंडेंस मतलब फोर्स का कोई काम नहीं है, इसका मतलब ये है। तो फोर्स का कोई काम नहीं, तो सेकेंड लॉ तो फोर्स के बारे में बात करता है, थर्ड लॉ भी तो फोर्स के बारे में बात करता है। इसका मतलब फर्स्ट लॉ ही तो बोलता है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। इसका मतलब फोर्स, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स का कंसिक्वेंस जो है ना सिर्फ जाकर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही बताता है, ठीक है। 2024 का ये सुंदर सा क्वेश्चन है, इसको अपन देखते हैं। इसमें बोला है कि फोर्स F एक्टिंग on a particle of mass m indicated by the force time graph as shown, the change in momentum of the particle over the time interval from 0 to 8 सेकेंड। 0 to 8 सेकेंड में कितना चेंज इन मोमेंटम होगा। अपने को पता है कि जो फोर्स का एक जो बेसिक जो डिफिनेशन है बच्चे, जो लिखते हैं अपन, फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट। आपको अगर डेल्टा P चाहिए, है ना, चेंज इन मोमेंटम चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, F इंटू डेल्टा T। मतलब फोर्स और टाइम का जो ग्राफ है ना, उसका जो एरिया है वो क्या देगा आपको, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम देने वाला। तो ये सब का एरिया निकाल लो, इसका एरिया निकाल लेंगे, ये वाले सेक्शन के एरिया निकाल लेंगे, ये वाले सेक्शन के एरिया निकाल लेंगे, और तीनों के एरिया को क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे, तो आपको चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, राइट। अगर अपन इसकी एरिया की अपन बात करें, इसकी एरिया तो क्या ट्रेंगल शेप का है, तो ट्रेंगल शेप का तो इसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। बेस का लेंथ कितना है 2 और हाइट कितना 6, राइट। 2 से 2 को हटाइए, यहाँ से 6 आ गया इसका। नीचे वाले भाई साहब अगर इसकी अपन बात करें तो यहाँ से आपका ये वाला पोर्शन, ये यहाँ से यहाँ तक हो जाने वाला है कितना, 4 में से 2 गया तो 2, और इसका हाइट कितना है -3, ठीक है। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है चेंज इन मोमेंटम, तो आपको माइनस साइन को लेके ही चलना पड़ेगा, -6। अब इसका देख लेते हैं, 8 में से 4 गया तो आपका 4, और इसका हाइट कितना 3, इसका मतलब इसका एरिया कितना आ गया 12। अब सबको ऐड कर दीजिए, 12 6 18 में 6, अच्छा प्लस 6 -6 तो कैंसिल हो गया, इसका मतलब 12 न्यूटन सेकेंड आपका आंसर आ चुका है। आसान था, छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने लगाया, इसका एरिया निकाल के सबको ऐड कर दिया विद साइन। अच्छा, इसमें क्या बोला क्वेश्चन, अच्छा ये 2012 का क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है, हमें डिस्कशन करना है। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम a height h, it hits the ground with a certain momentum p. Okay, if the same stone is dropped from height 100% more than the previous height, the momentum when it hits the ground will be changed by, ठीक है। अब देख लेते हैं, यहाँ से अगर आपने इसको गिराया, यहाँ पे ये ग्राउंड रहा आपका, आपने यहाँ पे गिराया लेट से h हाइट से, तो h हाइट से गिराया तो यहाँ पे मोमेंटम कितना हो जाएगा आपका, p, अच्छा मास इंटू इसका वेलोसिटी अपने पास कितना आ जाएगा। अगर h हाइट से कोई चीज़ गिराते हैं तो वेलोसिटी 2gh हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये बोलता है कि यहाँ से नहीं गिरा रहे हैं, यहाँ से 2h हाइट मतलब 100% मोर हाइट से गिरा रहे हैं, जिसका मतलब 2h हाइट से गिरा रहे हैं। अब यहाँ पे वेलोसिटी आपका क्या हो जाने वाला है, वेलोसिटी √2
जी एच की जगह पे क्या लिखेंगे 2h और मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोमेंटम फिर से आ गया। तो ये आपका P1 आ गया, यहाँ पे आपका P2 आ गया। यहाँ से मोमेंटम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर आप 2 इसमें से कॉमन ले लो मतलब क्या बचेगा √2m √2gh राइट। अब देखिए चेंज इन मोमेंटम चाहिए तो आपको क्या कर लो डेल्टा P, परसेंटेज में भी पूछा है मतलब डेल्टा P/P1, तो डेल्टा P क्या हो जाएंगे m√2gh, √2 यहाँ पे क्या है √2m√2gh और ये इनिशियल जो था अपने पास m टाइम्स 2gh डिवाइड बाय इनिशियल मोमेंटम क्या था m टाइम्स √2gh। अब देखिए √2gh ऊपर नीचे से कॉमन लेके कट कर दीजिए, बचा क्या ऊपर में √2 - 1 डिवाइड बाय 1, तो और इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए परसेंटेज। √2 का वैल्यू 1.41 होता है, 1.41 - 1 मतलब 0.41 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 41% आंसर आ जाने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 41% आपका आंसर आ चुका है। खत्म, आगे बढ़ता है। 2009 में क्या पूछा है, आसान था क्वेश्चन। ठीक है, सिर्फ मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी करना था भाई। इसमें देखते बॉडी एक्सटेड, ये फोर्स एक्ट हो रहा है, एक्वायर्स एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मास ऑफ दिस बॉडीज। ठीक है, एफ इक्वल्स इसमें एम ए करना है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा इसका, अगर आप मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू आपकी हो जाएगी 36 + 64 100 + 100 मतलब ये 200 का स्क्वायर रूट आ गया मतलब 10√2। बस यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू 10√2 = m × a। मास तो आपको कैलकुलेट करना, एक्सेलरेशन है 1, इसका मतलब 10√2 आपका ये आंसर आ चुका है, सी। खत्म। क्या था, F = ma करना था, इसमें कुछ था ही नहीं। अच्छा, सैंड इज बीइंग ड्रॉप्ड ऑन ए कन्वेयर बेल्ट ऑफ rate of m kg/s, द फोर्स नेसेसरी टू कीप द बेल्ट मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट। कोई एक बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट है, ये v वेलोसिटी से जा रहे हैं, राइट। इस पे कुछ सैंड इस पे गिरा रहा है, ड्रॉप कर रहे हैं, है ना। उसका वैल्यू दिया है m kg/s, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, फोर्स का जो आपके पास जो वैल्यू है, फोर्स आप क्या लिखते हो m dv/dt प्लस m तो देखो m अपना वेरिएबल है, राइट। m अगर वेरिएबल है तो यहाँ पर लिखेंगे v dm/dt, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये वाला dv/dt वाला टर्म जीरो, मास वेरिएबल है और इसका वैल्यू कितना दिया गया m kg/s, इसका मतलब m से आप मल्टीप्लाई कर दे तो mv न्यूटन आ जाएगा आपका ये आंसर। ठीक है, क्योंकि आप जो लिखते हो ना F = dp/dt, तो P होता है आपका m × v, P होता है m × v। अब यहाँ पे P की जगह पे m × v लिखेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। एक बार मास को कांस्टेंट रखेंगे, तो मास को बाहर लेंगे dv/dt, एक बार फिर v को कांस्टेंट रखेंगे तो dm/dt। ठीक है, ये आपका जो है ना फॉर्मूला होता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म है इसका। आगे भागते हैं, इसमें क्या बोल रहा है आपको, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg एट रेस्ट, नाउ ए फोर्स ऑफ इतना इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, देन द वेलोसिटी एट t = 3 सेकेंड। ठीक है। तो यहाँ से आप जो है 3 सेकेंड पे फोर्स का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। ठीक है, उससे आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक बार एक्सेलरेशन आएगा तो v = u + at कर लेंगे तो आपके पास वेलोसिटी भी आ जाने वाला है, राइट। तो इसका मतलब आपके पास 3 सेकेंड पे जो आने वाला है 6 × 3 का स्क्वायर 9 i कैप प्लस 4 × 3 j कैप, राइट। इसको m × a कर दीजिए, m × मतलब 3 × a कर दीजिए, तो 6 × 9 i कैप 4 × 3 j कैप, राइट। a का वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगा 18 i कैप प्लस 4 j कैप, राइट। अच्छा, एक्सेलरेशन इतना आ गया। क्या पूछा आपको, वेलोसिटी पूछा ना t = 3 सेकेंड पे। ठीक है, तो v = u + at कर लेते हैं, u + at। अरे यहाँ तो हमने कुछ गड़बड़ किया है, रुकिए।
इसमें एक्सेलरेशन अगर आपको कैलकुलेट करना तो एक्सेलरेशन की वैल्यू अपने को फोर्स डिवाइड बाय मास कर लेते हैं डायरेक्ट। तो फोर्स का वैल्यू अपने पास 6t² आई कैप प्लस 4t j कैप है, राइट। अब v इक्वस टू यू प्लस ए टी कर लो, u प्लस ए टी। तो u का वैल्यू तो इनिशियली 0 है क्योंकि रेस्ट में ऐसा बोल रहा है क्लियरली। a का वैल्यू अपने पास m से डिवाइड कर देते हैं, m का वैल्यू 3, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 6t² आई कैप प्लस 4t j कैप डिवाइड बाय 3 इंटू क्या कर देते हैं, हाँ u प्लस ए टी यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से आपके पास mass now force इतना is applied on the object then the velocity of the t equals to 3 सेकेंड। तो वेलोसिटी की वैल्यू अपने पास 6t² आई कैप प्लस, और यहाँ पर t का वैल्यू पुट कर देंगे। t का वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे 6t² 9 आई कैप प्लस 4 इंटू 3 j कैप, तो 108 आई कैप प्लस 12 j कैप, 12 j कैप। अपन गलत क्या कर रहे हैं पता चल गया। ये गलत ये कर रहे हैं क्योंकि ये एक्सेलरेशन है आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है तो आपको एक्सेलरेशन के लिए आपको उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ तो अपन एक ब्लेंडर कर रहे थे। देखिए यही जो है ना कॉन्सेप्ट, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो यही गलती होने का चांसेस होते हैं, राइट। तो इसको अपने को एक्सेलरेशन अगर कैलकुलेट करना है तो चलिए ये मान चलिए आपके पास ये है ना, ये डायरेक्ट अपन टाइम नहीं पुट कर सकते, आपको ये क्या करना पड़ेगा, रुकिए 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 रुकिए, मैं एक बार इसको यहाँ से आपके पास एक्सेलरेशन का कुल मिला के जो वैल्यू अपन यहाँ पहले निकाल लेते हैं, दैट इज़ ओके। यहाँ से आपका j कैप यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। अब देखिए एक्सेलरेशन का वैल्यू अपने को x डायरेक्शन में आ गया है 2t² आई कैप, राइट, ओके। अब यहाँ से अपन लिख लगे क्या इसको dv/dt, तो 2t², अब इसको v निकाल लो, x डायरेक्शन की वेलोसिटी आ जाएगी 2t² इंटू dt। इसको आप इंटीग्रेट कर दो, तो अपने पास आ जाने वाला है, तो कितना 2t³/3, तो 2t का यहाँ वैल्यू 3 रख दो तो कितना आ जाएगा 27 डिवाइड बाई 3, तो यह 9, तो मतलब 18 आ जाएगा यहाँ पे 18 आई कैप, राइट, ओके। दूसरा ये 4/3 y डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है ay इक्वल्स टू 4t/3, फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं dvy डिवाइड बाई dt इक्वल्स टू 4t/3, से हो गया। इसको फिर से अपन इंटीग्रेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा dvy, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए 4t/3 इंटू dt, तो अपने पास ये आ चुका है 4t²/3। यहाँ पे लिमिट पुट कर दीजिए 0 से 3, तो अपने पास 4/3 यहाँ पर आ जाएगा 9, तो 3 3 जा अपने पास क्या आ चुका है, ये 3 3 जा 12, 40/3, ओके ओके ओके, यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, क्योंकि अपने पास क्या है 4t है, 4t dt करेंगे तो t²/2 आ जाएंगे यहाँ पे, t²/2, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे पुट कर दीजिए आप। एक सेकेंड, इसको इंटीग्रेशन में लोचा हुआ है कुछ, तो अपने पास कितना आया 4t dt, यहाँ से कितना 0 से लेके 3 यहाँ पर पुट करेंगे, तो अपने पास आ चुका है 4/t² एंड 4t dt t²/2,
ओके 3 तो इसमें भी है ना, इसमें भी 3 से तो ऑलरेडी डिवाइड है, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 4/6 9। तो यहाँ से आप कट कर दो 2 से, 2 3 जा, यहाँ से 3 जा, तो यहाँ पर आ जाएंगे 6 जे कैप। थोड़ा सा पेशेंस के साथ करना है और आ जाएगा आंसर। तो 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ये आपका है ना ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें काफ़ी टाइम लग गया। अ क्रिकेटर कैचेज द बॉल ऑफ मास 150 ग्राम इन 0.1 सेकेंड मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, देन द एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस कितना करेगा ये, राइट। तो फोर्स एक्सपीरियंस होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, 150 ग्राम है और 20 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, तो 20 m इंटू वी कर लेते हैं, डायरेक्ट वो रुक ही गया, फाइनल मोमेंटम 0 है, इनिशियल मोमेंटम आपका 150 डिवाइड बाय 1000, m इंटू वी आ गया, m इंटू वी डिवाइड बाय क्या कर दो t। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो अपने पास ये आ जाएंगे, यहाँ पे 10 आ जाएंगे, तो 3 जीरो को हटा दो, 15 टू जा कितना आ जाएगा 30 न्यूटन। तो ये आपका खल्लास हो गया 30 न्यूटन, है ना। ये 99 का क्वेश्चन है, ये तो नहीं करेंगे, पुराना क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है। आगे भागते हैं, नेक्स्ट। ये भी पुराना क्वेश्चन है, टू मच पुराना, ये भी काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, इसको नहीं करेंगे डिस्कशन। ओके 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 ओके, ये 2016 का क्वेश्चन, इसको ऑफ कोर्स करेंगे, है ना। तो अब देखिए इसमें क्या पूछा, रिजिड बॉल ऑफ मास m strike a rigid wall at 60 degree and get deflected without loss of speed as shown in figure. The value of impulse imparted. The impulse क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा इम्पल्स, सिंपल्स आप लिखते हो डेल्टा पी, राइट। इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम, इसके दो कंपोनेंट होंगे, इस इधर की ओर कंपोनेंट हो जाएंगे एम वी कॉस ऑफ यहाँ पे, चलो इधर कंपोनेंट अगर अपन करके इसका देखें तो m इंटू वी कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री 1/2, इधर क्या आ जाएगा साइन 60 डिग्री, तो √3/2, राइट। अब देखिए इधर की ओर निकल रहा है, तो इसके अलॉन्ग इसका एक कंपोनेंट एम वी, अगेन साइन 60 डिग्री √3/2, इधर की ओर क्या जाने वाले हैं कॉस 60 डिग्री mv/2। अब एक डायरेक्शन को, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी अगर पॉजिटिव माने, है ना, इस डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान लो, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे तो फाइनल मोमेंटम आपका रहा mv/2। इनिशियल मोमेंटम क्या इस डायरेक्शन में निगेटिव है, तो -mv/2, ये आ गए डेल्टा पी। तो mv/2 ये आ गया आपका mv, m इंटू ये आपका ऑप्शन आ गया। अच्छा ये वाला क्या होगा कैंसिल, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो mv√3/2 माइनस mv√3/2, ये तो एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, जो भी मोमेंटम आपका एक्स डायरेक्शन में बचा। A body of mass m hits normally a rigid wall with a velocity v, bounce back with the same velocity impulse। अरे ये तो कुछ ऐसा है कि एक आपके पास वॉल है, इस पे जो है ना ये यहाँ पे स्ट्राइक किया, फिर जाके बाउंस बैक हो गया इसी पे, तो जाने के मोमेंट एम वी और रिटर्न होने का मतलब इस डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव मानते हैं या फिर इसी डायरेक्शन किसी को पॉजिटिव मान लो, इसको क्या मानना पड़ेगा नेगेटिव, -(mv)। तो क्या आ जाने वाला है डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम, स्ट्राइक करने वाला एम वी और -(mv), तो 2 टाइम्स ऑफ m इंटू वी, 2 टाइम्स m इंटू वी, ये आपका ऑप्शन आ चुका है, राइट। आगे देखते हैं क्या है। ये 2006 का क्वेश्चन पूछा गया, मूविंग विथ स्ट्राइक 30 डिग्री विद द वॉल इट रिफ्लेक्टेड। अच्छा वॉल से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ये वॉल से 30 डिग्री एंगल बना के यहाँ पे इसको स्ट्राइक करता है 30 डिग्री, तो यहाँ से कितना एंगल बनाया 60 डिग्री। अरे ये तो सेम क्वेश्चन लग रहा है, देखिए इसमें 60 डिग्री एंगल इधर से बना रहा है, ये वॉल से 30 डिग्री सेम है, तो यहाँ पर भी अपन क्या कर देंगे एम वी कर दो, है ना, इसको तो सॉल्व भी नहीं करना, ठीक है। अरे सेम क्वेश्चन है, तो एम इंटू वी कर देते हैं, क्योंकि मोमेंटम सिर्फ ये वाले डायरेक्शन में रहेगा, एक्स डायरेक्शन में रहेंगे, और वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो एम इंटू वी डेल्टा पी। अच्छा यहाँ पे फोर्स पूछा तो एम वी बाई डेल्टा टी कर लेंगे, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम हो गया एम वी डिवाइड बाई डेल्टा टी, तो एम है 0.5 और v है 12 डिवाइड बाई डेल्टा टी 0.25,
0.25 यहाँ पे गया 100, पॉइंट ए पूरा ये रहा अपना 4। अच्छा बच्चों का 48 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 न्यूटन आ गया, ख़त्म। ठीक है, अब इसमें सिर्फ यही चेंज किया है कि आपको सेम क्वेश्चन देखो रिपीट हो रहा है, 2000 में पूछा गया सवाल है, यहाँ से 60 डिग्री एंगल दे दिया। इसका मतलब अभी जो इधर वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टली फिर बचा रहेगा, इसका मान चलिए कि एम वी है तो यहाँ पर कर लेते हैं एम मास है, बाद में पुट कर देंगे वैल्यू। तो यहाँ का कंपोनेंट इधर क्या आ जाएंगे कॉस वाला एम वी बाई 2, यहाँ पर भी एम वी बाई 2। ये तो सेम डायरेक्शन में है तो इसका चेंज लेंगे तो क्या हो जाएंगे 0, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्स में अगर देखते हैं इसका कंपोनेंट करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में तो ये क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो एम वी साइन 60 डिग्री मतलब √3/2, फिर ये इधर की ओर जो जाएंगे एम वी √3/2। तो दोनों का साइन अपोजिट है, इधर के को अगर पॉजिटिव लेते हैं तो दोनों को सम करते हैं तो क्या आ जाएगा 2 एम वी √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो मतलब एम वी √3। तो m का वैल्यू 3, v का वैल्यू आपके पास कितना है, रिटर्न ऑफ द सेम एंगल, इम्पैक्ट हुआ 0.2 सेकेंड। v का वैल्यू, हाँ v का वैल्यू तो 10 दिया ना, एम बी √3। अच्छा 0.2 सेकेंड, तो यहाँ से डिवाइड कर दो, फोर्स आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, इसको कट कर दो तो 150 √3 ये आपका आंसर आ चुका है, खत्म। 2019 का ये क्वेश्चन पूछा गया, ऑब्जेक्ट इज फ्लाइंग इन एयर विद वेलोसिटी इतना, सडनली ब्रेक्स इनटू 2 पीसेस हुज मासेज आर इन द रेशियो 1:5, स्मॉलर मास फ्लाइज ऑफ इतना वेलोसिटी। ठीक है, इसका मोमेंटम कंजर्वेशन क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन। इनिशियल मोमेंटम कितना है इसका, अगर मास m अपन मान ले तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 20 i कैप है प्लस 25 j कैप है और माइनस 12 k कैप है। अच्छा टोटल मास से देखिए रेशियो 1:5 में बढ़ना न मानते, अभी मानते हैं कि लेट से 6m टोटल मास है, तो m मास जो है स्मॉलर मास फ्लाई विथ इतना वेलोसिटी, तो m इंटू के कितने से फ्लाई कर गया 100 i कैप प्लस 35 j कैप प्लस 8 k कैप प्लस 5m के साथ पता नहीं क्या हुआ, इसको v मान लेते हैं। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम है तो फाइनल मोमेंटम दोनों में बट गया, तो m को उड़ा दीजिए, यहाँ से m को उड़ा देंगे तो यहाँ से क्या बचेगा आपके पास 6, तो ये इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 i कैप आ जाने वाला है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 j कैप आ जाने वाला है, माइनस 72 k कैप आ जाने वाला है। इसको इधर ले लेते हैं तो माइनस ऑफ 100 i कैप माइनस 35 j कैप माइनस ऑफ 8 k कैप इक्वल्स टू 5v। ठीक है, ओके। अब इसमें माइनस करें, 120 में से 20 गया तो कितना बचेगा, 120 में से 100 गया तो 20 i कैप और 150 में से 35 गया तो 115 115 j कैप और 72 और ये कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 80 k कैप। अब चुपचाप 5 से डिवाइड कर दीजिए, इसमें 5 से जैसे डिवाइड करोगे तो 4 i कैप आ जाएंगे, 4 2 जा 23 j कैप 23 बस ये आ गया, 23 एक ही में, सॉल्व भी नहीं करना ज़्यादा, आगे भागते हैं। 2013 में क्वेश्चन है, एक्सप्लोजन ब्रेक्स इन रॉक इनटू 3 पार्ट्स इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, 2 of them go off at a right angle to each other. The first part of 1 kg moves with the speed 12 meter per second, second part 2 kg 8 meter per second, then the third part fly over with the mass of it। है ना, ये कुछ ऐसा है भाई, आसान है, जैसे कि 3 पार्ट है, एक पार्ट ये दोनों राइट एंगल पे चला गया, स्मॉलर 1 kg 12 मीटर पर सेकेंड से गया और दूसरा 2 kg 8 मीटर पर सेकेंड से गया, राइट। थर्ड पार्ट फ्लाई 4 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब ये दोनों का जो मोमेंटम होगा इसके जस्ट अपोजिट में मोमेंटम होना चाहिए, तब जाकर उसको कैंसिल ऑफ करेंगे। इसका मतलब इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, इसका मोमेंटम आप निकाल सकते हैं कि इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा m इंटू भी, मतलब 12 kg मीटर पर सेकेंड, 12 ये और इसका कितना हो जाएगा 16, तो इसका नेट मोमेंटम कितना बनाएगा ये दोनों मिलके,
क्योंकि दोनों राइट एंगल पे है तो P इसके वजह से हो जाएंगे 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर मतलब 400 मतलब 20 kg मीटर पर सेकेंड ये राइट। अब देखिए ये इधर की ओर है ना नेट मोमेंटम लेके बैठा है, इसका मतलब इसके जस्ट अपोजिट होना चाहिए, तभी तो मोमेंटम जो है ना की वैल्यू जितना पहले था बाद में उतना रहेगा राइट। इसका मतलब इसको अपन लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे इसको अपन क्या लिखेंगे बच्चा कि 20 और इसका मास कितना था, जो थर्ड पार्ट है उसका मास अपने को फाइंड करने इसकी वेलोसिटी 4 थी। तो अब देखिए 4m = 20, इसका मतलब m का वैल्यू आपके पास 5 kg आ जाने वाला है राइट। हमने क्या कर दिया, इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम से बराबर कर दिया, बस हो गया। 2013 का एक कर्नाटका नीट का है क्वेश्चन राइट। पर्सन एक राइफल को होल्ड कर लिया है, राइफल उसका मास है टुगेदर 100 kg, स्टैंड ऑन स्मूथ सरफेस with 5-10 shots horizontally in 5 seconds. Each bullet has a mass 10 gram. The muzzle velocity 800 meter per second. The final velocity acquired by the person and the average force exerted by. ठीक है, चेंज इन मोमेंटम निकाल लेते हैं अपन। चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा आपका, अगर मान चलिए कि ये 10 शॉट्स है, ये प्लेटफॉर्म पे खड़ा है पर्सन, प्लेटफॉर्म विद अ पर्सन मास है 100 kg। तो जैसे ये फायर कर रहा है बुलेट इधर की ओर जा रहा है तो इसको प्लेटफॉर्म और पर्सन इधर की ओर जाएंगे v वेलोसिटी से राइट। तो ये इसके पास बुलेट जो फायर करेंगे तो कितना वेलोसिटी एक्वायर करेगा, कितना मोमेंटम हो गया बेसिकली, तो m इंटू वी कर लेते हैं। तो m इंटू वी कर लीजिए, बुलेट का मोमेंटम अपन कैलकुलेट करना चाहते हैं अभी, तो ठीक है ना भैया। क्या करेंगे, कहाँ पे जगह बनाना पड़ेगा अपने को, चलिए यहीं पे जगह बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, तो बुलेट कितना करेगा मास, m इंटू वी कर देते हैं। m है इसका आपका 10 ग्राम, v है 800, m इंटू वी। अच्छा ये कितना फायर करता है, 10 शॉट्स फायर करता है, ग्राम को केजी में बदल देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं 1000 से, तो 3 जीरो हटा दीजिए, 2 1 3 जीरो हटा देते हैं, तो कितना बचा अपने पास, ये 80 kg मीटर पर सेकेंड, इतना मोमेंटम राइट। तो इसने भी इतना मोमेंटम गेन किया होगा राइट। तो इसका मतलब 100 v = 80, तो इसको उड़ा दीजिए, v का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.8 मीटर पर सेकेंड, 0.8 मीटर पर सेकेंड राइट। अच्छा फोर्स चाहिए तो अपन चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय क्या कर देते हैं, चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, 80 डिवाइड बाय आपका जाना 0.5 कर, ये 5 सेकेंड कर दीजिए 16, तो 16 ये 8 वाला तो नहीं होगा ऑप्शन, 16 हो जाएंगे और इसका ये क्या आ जाएगा 0.8, ये लिखना चाहिए अपने को ठीक है, क्योंकि ये तो इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना था, इस डायरेक्शन को निगेटिव मानना पड़ेगा, पीछे जा रहा है, तो 0.08 होगा और 16 न्यूटन होगा। आगे चलते हैं, एक्सप्लोजन ब्लो इन 3 पार्ट्स, 2 पार्ट्स गो ऑफ राइट एंगल। अरे सेम क्वेश्चन है अभी, राइट एंगल वाला ये जो किए थे राइट एंगल, ठीक है 12 मीटर 8 मीटर, अरे रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, 5 kg देख लेना, रिपीटेड क्वेश्चन है पूरा, डिट्टो क्वेश्चन है ना, कुछ चेंज नहीं है। 1 kg पार्ट्स बॉम्ब एक्सप्लोड इन 3 पार्ट्स, कोई बात नहीं, 1:2 1:3 रिस्पेक्टिवली, पार्ट्स मूविंग सेम मास परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद वेलोसिटी। ठीक है, तो ये सेम मास वाला ये बोला कि सेम मास वाला वो, अगर देखिए टोटल कितना 5 पार्ट्स हो गए ना, तो इसका मतलब एम मास इधर जा रहा है और जस्ट इसके अपोजिट जाएंगे 3m मास वाले, तो इसका नेट मोमेंटम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा इसका। देखिए पार्ट्स में सेम मास परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद, अच्छा जो सेम मास है वो सेम वेलोसिटी जा रहा हो, वी वेलोसिटी से अगर जा रहा है, वी का वैल्यू 30 है राइट, बिगर पार्ट का वेलोसिटी कितना होगा, तो अब इसका मोमेंटम निकाल लो ना, इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, mv और mv का स्क्वायर, mv स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर रूट करेंगे तो √2 टाइम्स ऑफ m इंटू वी, और इसके जो v वेलोसिटी होंगे लेट से v डैश, ये और ये दोनों बराबर होना चाहिए, तभी तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बराबर होंगे, तो 3mv डैश इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ mv, m से m को हटाइए, v डैश की वैल्यू √2 बाय
3 इंटू 30, राइट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड। हो गया बच्चा, आसान था। Mass of one is thrown with velocity 100 meter. After 5 seconds, explodes in two parts. One part of mass 100 gram comes down with a velocity इतना मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ अदर पार्ट। ठीक है, ये बोला कि ग्राउंड से फेंक रहे हैं, 5 सेकंड में एक्सप्लोड कर जाता है ऊपर में, राइट। इसका मतलब यहाँ से अब देखेंगे कि 5 सेकंड में इसने वेलोसिटी कितना गेन कर लिया, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। v इक्वस टू u+80 से, u+80 से आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर लीजिए। तो v इक्वस टू कितना से फेंका है 100 से, माइनस ऑफ 10 इंटू 5, मतलब 50 मीटर पर सेकेंड से यहाँ पर जा रहा था। तो 1 kg का मास 50 मीटर पर सेकेंड जा रहा था। इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया 50 m इंटू वी, 1 इंटू 50। अब देखते हैं, अब ये क्या हो गया, 2 पार्ट्स में एक्सप्लोड हो गया ना। आफ्टर 5 सेकेंड इट एक्सप्लोड्स इनटू 2 पार्ट्स, 1 पार्ट्स ऑफ 400 ग्राम कम्स डाउन। तो 400 ग्राम डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव लेते हैं, तो 400 ग्राम मतलब 0.4 m इंटू वी, राइट। द वेलोसिटी ऑफ अदर पार्ट, अदर पार्ट की वेलोसिटी पता नहीं, इसका मास कितना हो जाएगा 0.6 ग्राम इंटू वी कर लेते हैं। तो यहाँ से अब इसको अपन ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 50 आ गया, 1 इंटू फिर इसको 400 ग्राम 0.5, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, इसको 10 यहाँ पर कर लेते हैं, तो 100 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 10, तो मतलब -10 आ जाएगा, इधर आ जाएंगे तो ये जुड़ जाएंगे, तो मतलब 60 इक्वस टू 0.6 इंटू वी, 0.6 इंटू वी। तो ये पॉइंट यहाँ पर 10 कर लेते हैं, तो इसका मतलब 100 मीटर पर सेकेंड आ जाएंगे इसका वैल्यू। ठीक है, 60 इक्वस टू 0.6, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका 100 मीटर पर सेकेंड आ गया वैल्यू। ये पुराना क्वेश्चन है, नहीं करना है, पुराना क्वेश्चन है, ये नवा क्वेश्चन है भाई, तो नवा ही इसको करना पड़ेगा अपने, है ना। 2019 में पूछा गया है, ये कौन सा क्वेश्चन देख लेते हैं। पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v एक्टेड बाय 3 फोर्स ऑन बाय अ वेक्टर ट्रायंगल PQR, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल चेंज अकॉर्डिंग टू द, अच्छा ये ट्रायंगल दिया है। अब देखिए वेक्टर क्या है, क्लोज पॉलीगन बना रहा है, क्लोज पॉलीगन बना रहा है, इसका मतलब ये यहाँ से इसका जो वेक्टर आपका जो PR वेक्टर है, इसका इसके माथे पे इसका टेल रख दिया है ना, रिजल्टेंट नहीं है, मतलब ये वेक्टर है ना एक दूसरे को फॉलो कर रहा है, इसका एरो एक दूसरे के सब फॉलो कर रहा है। इसका मतलब इसका रिजल्टेंट वैल्यू कितना हो गया 0, तो इसका मतलब रिजल्टेंट वैल्यू 0 मतलब फोर्स 0। अगर फोर्स 0 है तो भैया एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा ना। एक्सेलरेशन अगर 0 आ गया तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेंगे, एक्सेलरेशन रहेगा तभी तो वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होगी। इसका मतलब वेलोसिटी क्या रहने वाला है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ अच्छा, रिजल्टेंट है फोर्स है ओनली अलोंग द वाई, सिर्फ वाई डायरेक्शन में रहना चाहिए। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अपन मान लेते हैं कि एक्स डायरेक्शन में कुछ फोर्स है आपका एक्स है, राइट। एक्स डायरेक्शन इतना फोर्स हमने लगाया, इसका कंपोनेंट ले लीजिए, 1 का इधर की ओर कंपोनेंट लेंगे 1 cos 60 डिग्री मतलब 1/2, इसका इधर की ओर कंपोनेंट लेंगे 2, अब देखिए 30 है तो ये भी 30 डिग्री, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इसका फिर से इधर कंपोनेंट लेंगे 2 cos 60 डिग्री मतलब 1, इसका कंपोनेंट इधर की ओर लोगे तो इधर 60 डिग्री है तो इसका मतलब इधर 2। तो अब देखो एक्स डायरेक्शन में 0 कर दो, 2 से इधर खींच रहा है भैया, इधर कितना से खींच रहा है 1 + 1/2 + x, तो इसका मतलब जो x की जो वैल्यू आई 2 1 - 1/2 मतलब 0.5 न्यूटन, 0.5 न्यूटन ये आ गया। हो गया आसान था, है ना, हमने फोर्स एक मान लिया बस हो गया। अब देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट ढूंढना है। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। हाँ, कोई सरफेस आप घिस रहे हैं, कोई रोल कर रहे हैं, इसका मतलब रोलिंग में फ्रिक्शन कम लगता है, ये तो बात सही है, ये तो बात सही है। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, है ना, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स, ये भी सही बात है। फ्रिक्शनल फोर्स अपोज द रिलेटिव मोशन, जाहिर सी बात है फ्रिक्शन अगर ऑब्जेक्ट इधर की ओर जा रहा है तो फ्रिक्शन पीछे की ओर लगता है अपोज करने के लिए। कॉफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशन, नहीं, क्योंकि F = आप लिखते हो μ × n, तो म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा F/n, ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, इसका मतलब ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये गलत बात है और गलत ही पूछा था आपका, इसका मतलब D आपका राइट चॉइस हो जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था। ओके
अब ये इसमें क्या बोल रहा है, प्लैंक विद अ बॉक्स एट 10 on it on in plank with a box on it at one end is gradually raised about the other end as the angle of inclination with the horizontal reaches 30 degree. जब 30 डिग्री रीच होता है तो बॉक्स स्टार्ट्स स्लिप एंड स्लाइड्स 4 मीटर डाउन द प्लैंक 4 सेकेंड. द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक. अच्छा, जस्ट जब वो स्लाइड करने वाला होता है तो अपने पास एक जो है ना कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, म्यू इक्वस टू टेन थीटा, मतलब म्यू एस इक्वस टू टेन थीटा. तो म्यू एस इक्वस टू टेन थीटा यहाँ पुट कर दीजिए, टेन ऑफ 30 डिग्री, तो आप यहाँ पे पुट करोगे तो टेन 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है 1/√3. ऊपर नीचे रेशनलाइज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा √3 डिवाइड बाई 3. तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1.73 डिवाइड बाई 3. मतलब ये लगभग इसको अगर अपन 1.8 मानेंगे तो बच्चे क्या हो जाएगा 0.6 के आसपास आ जाएंगे. अच्छा 0.6. एक बात अपने को पता है कि देखिए आपको सॉल्व करने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगा, राइट. जरूरत क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने को पता है स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से. इसका मतलब यहाँ पे आपको बोला भी है स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक, पहले स्टैटिक होना चाहिए और बाद में काइनेटिक होना चाहिए. देखिए पहले स्टैटिक 0.5 है तो बाद में काइनेटिक बोल रहा 0.6, नहीं हो सकता है ना, ठीक है. इसमें ये पॉसिबल है 0.4 और 0.3 है ना, काइनेटिक छोटा हो सकता है, ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी है, दोनों बराबर नहीं हो सकता है. इसका मतलब ये और ये में आपका ऑप्शन हो जाएंगे. अब देखिए एक अगर आपका 0.6 आ गया तो इसका मतलब आंसर तो यही रहेगा, दूसरा 0.5 आ जाएंगे. दूसरा 0.5 आप कैसे सॉल्व करोगे आराम से, ये 4 सेकंड यहाँ पे गया, तब देखो स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया तो नीचे की ओर आपको जी साइन थीटा आपका एक्सेलरेशन होगा, ऊपर की ओर म्यू जी कॉस थीटा आपका एक्सेलरेशन होंगे. तो नेट एक्सेलरेशन आपका कितना हो जाने वाला है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा. ठीक है, अब फॉर्मूला लगा दीजिए, एस इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर कर देते हैं. यहाँ 4 मीटर चला, इनिशियल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, हाफ इसके जगह पे ये सब पूरा मसाला पुट कर दीजिए, साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर, क्या कर देंगे 16, राइट. इसको सॉल्व करने के बाद आपका 0.5 आपका आंसर ही आ जाएंगे, है ना. तो ये खत्म हो गया भैया, ठीक है. अच्छा, a block of mass m1 rests on a horizontal table, a light string connected to it pass over the frictionless pulley at the edge of the table from its other end. Another block of mass m2 suspended. The coefficient of kinetic friction between the block and the table is mu k. The block A is sliding on the table. The tension in the string is okay. ये कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा है आपका कि देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं. ये यहाँ पे आपका ब्लॉक एक रखा गया है जिसका मास है m1, ये स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ और यहाँ पे आपका एक मास m2 रखा गया. ये नीचे की ओर स्लाइड हो रहा है, और यहाँ पे क्योंकि ये स्लाइड हो रहा है पीछे की ओर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो म्यू के एम जी यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं. देखिए अपने को पता है नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है, ये एक ट्रिक है सॉल्व करने का. तो नेट एक्सटर्नल फोर्स इधर क्या लगने वाला है आपका m2 इंटू जी, राइट. तो यहाँ से आपका m2 इंटू जी, यहाँ से खींच कितने से रहा है म्यू के m1 इंटू जी डिवाइड बाय टोटल मास कर देते हैं m1 प्लस m2, राइट. ओके. अब देखिए एक्सेलरेशन अगर आपका आ गया तो टेंशन पूछा, तो टेंशन यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो ना आराम से. क्या करेंगे कहीं पे या तो इसमें लगा दो या तो इसमें लगा दो, तो वैल्यू अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे. टी लेट से इधर की ओर है तो टी माइनस म्यू के m1g इक्वस टू m1 इंटू ए का वैल्यू यहाँ से ये पुट कर लीजिए. यहाँ g कॉमन ले लेते हैं, इसमें से g कॉमन लोगे तो आपके पास बचा m2 माइनस म्यू के m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, राइट. अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है. इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगा. अब देखो इसको अपन थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं. टेंशन की वैल्यू ये इधर ले आते हैं, म्यू के m1g प्लस m1g
m2 माइनस म्यू के इंटू m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसमें अगर आप एलसीएम लोगे तो यहाँ से बचेगा अपना m1 स्क्वायर और m1 m2 म्यू के m1 m2 म्यू के जी m1 ये आपके पास, इसको अच्छे से थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका m2g है, यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए t इक्वल्स टू म्यू के m1g प्लस टी माइनस म्यू के m1, हाँ m1 टी माइनस म्यू के m1 टी माइनस म्यू के m1 जी, ये इसको इधर माइनस किया है तो उधर की ओर लेके जाएंगे तो आपके पास m1 इंटू ए का वैल्यू अपने पास क्या है, ये है m2g माइनस म्यू के m1 इंटू जी। तो यहाँ से आपके पास m2g माइनस म्यू के m1g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इसको सॉल्व करना पड़ेगा यार, म्यू के इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 स्क्वायर जी, दूसरा मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू के m1 m2g प्लस इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 m2g माइनस ऑफ म्यू के m1 m2 इंटू जी। तो m1 प्लस m2 नीचे में आ गया है, राइट, m1 प्लस m2 नीचे में आ गया। तो म्यू के m1 m2 जी, म्यू के ये तो कैंसिल हो जाएंगे, बचा अपने पास क्या, ये वाला अंदर वाला मसाला। तो म्यू के m1 जी, यहाँ पर क्या है म्यू के m1 m2 जी। तो अब देखो इसमें से आप कॉमन ले लो m1 m2 अगर आप कॉमन लेते हो तो m1 m2 जी कॉमन ले लेते हो तो बचा क्या यहाँ पे म्यू के, इसमें से m1 m2 कॉमन आ चुका है तो यहाँ बचा 1 और जी आ गया यहाँ पे m1 प्लस m2। बस यहाँ पे थोड़ा सा इसको गंदा ये ही था कि इसको सॉल्व करना पड़ा तब जाकर आंसर आया, राइट। कुछ क्वेश्चन तो होते हैं ऐसे, कुछ तो टफ क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे तो उसके लिए फिगर तो करने की ज़रूरत है नहीं। अच्छा, एक्सेलरेशन यहाँ तो वैल्यू अपने को पता है, नेट डाउनवार्ड एक्सेलरेशन m1 इंटू जी है और यहाँ से जो खींच रहा है क्योंकि दोनों का मास बराबर है तो इसको लिख लेते हैं 2 म्यू एम जी लिख लेते हैं डिवाइड बाय टोटल मास 3m। तो m सब बराबर है तो कट कर दो, क्या बचा, मतलब g कॉमन ले लो, इसमें से 1 माइनस 2 म्यू डिवाइड बाय 3 g बाई 3 1 माइनस 2 म्यू, ये आपका ऑप्शन आ गया, खत्म। अच्छा, ये क्या, अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज परफेक्टली स्मूथ व्हाइल लोअर हाफ इज रफ, a block starts from rest at the top and the plane again come to rest bottom, the coefficient of friction between the block। अच्छा, ये बोल रहा है कि लोअर हाफ जो है इसका, देखिएगा ये बोल रहा है कि लोअर हाफ जो है ना आपका फ्रिक्शन वाला है और यहाँ पे स्मूथ है, इसका मतलब यहाँ से अगर ये गिरना स्टार्ट किया तो इस वाले पॉइंट पे कितना वेलोसिटी गेन कर लेगा, ये कितना वेलोसिटी u इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो भैया कितना वेलोसिटी ये गेन कर लेगा, L/2 हाइट गिरने लेंथ गिरने आने में, तो v इक्वल्स टू रूट अंडर 2g साइन थीटा इंटू L/2, तो इसका मतलब रूट अंडर GL साइन थीटा आ जाने वाला है, GL साइन थीटा। अब यहाँ इस वाले पॉइंट पाया तब देखो फ्रिक्शन आ गया, इसका मतलब इसमें नेट एक्सेलरेशन कितना आ जाने वाला है, G साइन थीटा नीचे और म्यू जी कॉस थीटा ऊपर, फिर जाके ये जो है ना कितना हाइट नीचे गिरेंगे L/2, फिर से लगा देते हैं, फाइनली ये रेस्ट में आने वाला है। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a कर लेते हैं तो ये फाइनल 0 आ जाने वाला है। तो यू स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर वैल्यू ये है अपने पास GL साइन थीटा, आपके पास 2a का वैल्यू अपन लिखेंगे g साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू जी कॉस थीटा इंटू
L/2, L/2, L से L को हटाइए, 2 से 2 को हटाइए, यहाँ से बचा कितना जी साइन थीटा, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा ये, नीचे की ओर ऊपर को फ्रिक्शन लगेंगे जी साइन थीटा, जी साइन थीटा। तो यहाँ से आपके पास अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू जी कॉस थीटा इक्वल्स टू 2g साइन थीटा, राइट। जी से जी को हटा देते हैं तो म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 tan थीटा, 2 tan थीटा। ये आपका ऑप्शन आ गया। आगे भागते हैं। कन्वेयर बेल्ट मूविंग कांस्टेंट पे इतना बॉक्स इज जेंटली प्लेस्ड ऑन इट, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द म्यू 0.5 डिस्टेंस। अच्छा, ये कन्वेयर बेल्ट फिर से घूम रहा है, कन्वेयर बेल्ट ऐसे घूम रहा है, राइट। अच्छा, इस पे जो इस गिरा है ये कौन सा वेलोसिटी जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो इसका मतलब जैसे ही इस पे ये गिरा है ना, बॉक्स इस पे गिरा तो इसमें फ्रिक्शन पीछे की ओर लगना स्टार्ट हुआ होगा। तो ये जब तक ये स्लाइड करते रहे जब तक इसके वेलोसिटी के बराबर ना हो जाए, राइट। तो अपन लिख लेते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी 2, इनिशियल वेलोसिटी उसका 0, तो म्यू क्या लिखेंगे, म्यू एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना आ जाएगा, म्यू इंटू जी। तो म्यू जी इंटू कितना चलेगा, ये लेट से डिस्टेंस कुछ एस चलेगा, राइट। तो म्यू का वैल्यू आपके पास 0.5 हो गया, जी का वैल्यू कितना हो गया आपके पास 10, तो 0.5 इंटू 10 कितना आ जाएगा, तो 5, तो 2 डिवाइड बाई 5, 2 डिवाइड बाई 5 मतलब 0.4 मीटर, राइट। ओके। अच्छा, ये देखिए क्या बोला, ब्लॉक ऑफ मास एम कॉन्टैक्ट विद द कार्ट सी एज ऑन इन फिगर, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द कार्ट इज म्यू। अच्छा, इसके बीच में जो चिपका हुआ ना इसमें फ्रिक्शन है म्यू के बराबर। एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ द कार्ट दैट विल प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम फॉलिंग। ओके, इसका मतलब इस पे जो है कार्ट कितना फोर्स लगा रहा होगा, इधर की ओर एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, राइट। अच्छा, ऊपर की ओर इसमें फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा जो कि जिसकी वैल्यू होगी म्यू इंटू एन के बराबर, नीचे में इसका है एम जी लग रहा होगा। तो नॉर्मल फोर्स के वैल्यू आपके पास ये आ जाएंगे कितना, एम इंटू नॉर्मल फोर्स एम इंटू आपके पास, अच्छा नॉर्मल फोर्स निकाल लेते हैं ना, म्यू एन इक्वल्स टू एम जी, एन का वैल्यू एम जी डिवाइड बाई म्यू, एम जी डिवाइड बाई म्यू कर लेते हैं, ठीक है। अब इस पे देखो, इस पे स्यूडो फोर्स भी लग रहा होगा, स्यूडो फोर्स लग रहा होगा कितना, अपने को पता है कि स्यूडो फोर्स जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो इसका मतलब एम इंटू अल्फ़ा इस पे जो है ना आपका ये लग रहा होगा, एम इंटू अल्फ़ा इस पे लग रहा होगा जो कि इसके बराबर होंगे। तो एम इंटू अल्फ़ा ये ग्रेटर देन होना चाहिए एम जी बाई म्यू के, एम से एम का लोग कैंसिल, तो अल्फ़ा का वैल्यू जी बाई म्यू के ग्रेटर देन हो, तभी जाकर उसको चिपका कर। कोई चीज़ देखो ना यहाँ पे, मैं इसको ये कार्ड मेरे पास ऐसा रखा हुआ है ना, इसको मैं तेज़ी से लेकर जाऊँगा तभी जाकर ये रहेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये स्लाइड कर जाएगा नीचे की ओर। इस अल्फ़ा का वैल्यू ग्रेटर देन ये होनी चाहिए। ओके, ए ब्लॉक बी पुश मोमेंटली along the horizontal surface with the initial velocity v, u is the coefficient of sliding friction v surface, block b will come to rest after the time t। अच्छा, कितने टाइम में ये रेस्ट में आएंगे, है ना। लेट से ये यहाँ पे भाई साहब ये यहाँ पे रेस्ट में आ गया, ये यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी v है, तो 0 इक्वल्स टू v माइनस म्यू जी इंटू टी कर लेते हैं, राइट। तो v बाय म्यू जी, अरे ये तो लिखते के साथ आ गया, v बाय म्यू जी, ख़त्म। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ म्यू स्टैटिक फ्रिक्शन ब्लॉक मास 2 kg टेबल ऑन द फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 दिया गया है। व्हाट अबाउट द मैक्सिमम मास ऑफ द वैल्यू बी फॉर द ब्लॉक। अच्छा, मूव नहीं करना चाहिए, इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, इसका मतलब लेट से इसका मास m है, तो इसका मतलब इधर की ओर mg, तो टेंशन t हो जाएगा mg के बराबर। इसका मतलब इधर क्या हो जाना चाहिए आपका, mg इक्वल्स टू मैक्सिमम म्यू के म्यू mg, म्यू इसका वैल्यू है 2 kg है, राइट। तो यहाँ पे m g से g को हटा देते हैं, m इक्वल्स टू 0.2 इंटू 2 इन 2, राइट। तो इसका मतलब 0.4, m का वैल्यू 0.4, इतना kg होना चाहिए, खत्म।
2002 में पूछा सवाल, ब्लॉक और 10 के प्लेयर ऑफ सरफेस का फिर इतना, इफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स इतना एक्टिंग ऑन इट देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज। अब देख लेते हैं यहाँ पे आपका 10 kg का रखा है, इसका मतलब नॉर्मल फोर्स कितना लगने वाला है यहाँ पर 100 न्यूटन। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू यहाँ से आप बोल सकते हो कि कितना हो जाएगा भैया, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा म्यू एस इंटू एन। तो म्यू एस है 0.5 और एन का वैल्यू आपका 100 मतलब 50 तो है मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इधर पीछे लग सकता है। तो इसका मतलब आपने इनसे धक्का कितना से मारा, 100 से धक्का मारा, इसका मतलब अपने आप को रोकने के लिए पूरा अपना फ्रिक्शन को झोंक देगा फ्रिक्शन फोर्स को। इसका मतलब टोटल फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर 50 लगने वाला है, तो राइट। इसका मतलब नेट फोर्स इसमें कितना हो गया, 100 माइनस 50 तो 50 इक्वल्स टू एम इंटू ए, तो 10 इंटू ए, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया खत्म। 2001 में पूछा गया सवाल, horizontal track block of mass 1 kg placed mu equals to 0.6, truck is moving with acceleration 5 meter per second square, then the frictional force on the block is, अरे तो horizontal surface truck on block of mass 1 kg, truck is moving, अच्छा ट्रक ये मूव कर रहा है, ये ऐसा है, यहाँ पे ब्लॉक रखा गया, ट्रक मूव कर रहा है कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, राइट। तो इसका मतलब इस पे जो आपका फ्रिक्शन फोर्स, इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर की ओर लग रहा है, आगे की ओर लग रहा होगा। तो एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, मैक्सिमम पहले निकाल लेते हैं। एफ मैक्स की वैल्यू अपने पास म्यू एम जी 0.61 इंटू जी कर लेते हैं, जी के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो 9.8 अगर अपन करते हैं, या अपन 10 कर ले, चलो 9.8 करते हैं, तो नीचे में ये कर लेते हैं 100 मल्टीप्लाई कर देते, 8 48, बाकी 4 9 चौके 9 54 4 58, 58.8, 50 और 100 से डिवाइड करेंगे 5.88 आ जाएंगे। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इतना लग सकता है, राइट। अच्छा इस पे स्यूडो फोर्स भी लग रहा होगा, 5 न्यूटन का जन इस पे फोर्स लग रहे होंगे। इस पे अगर अपन ऐसा कर दें, इस पे बैठ जाए तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे को 5, तो मैक्सिमम ये लग सकता है। लेकिन इसको रोकने के लिए कितना चाहिए, ये तो इस पे तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ही ऐसा फोर्स लग रहा है। इसका मतलब जितना रिक्वायरमेंट होता है फ्रिक्शन उतना ही लगता है, तो राइट। इसका मतलब 5 न्यूटन का है ना, इसको उस पे फोर्स लगेगा ताकि उसको रोक ले, है ना, ठीक है। फ्रिक्शन ये तो मैक्सिमम है भाई, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स हमेशा नहीं लगता है, जितना ज़रूरत होता है उतना लगता है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लगता है फ्रिक्शन फोर्स, ये अपने को पता होता है कॉन्सेप्ट, राइट। अब देखते हैं ये कौन सा क्वेश्चन है, ये पुराना 93 का क्वेश्चन है, विच आई विल नॉट डिस्कस। 92 का है, 91 का है ना। ये सब क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देखना है ना, अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि जो लेटेस्ट जो ट्रेंड है वो वहाँ पे किस तरह क्वेश्चन पूछा गया है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इन कॉन्टैक्ट विद द इनर वॉल ऑफ द होलो सिलेंड्रिकल ड्रम ऑफ रेडियस 1 मीटर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इनर वॉल ऑफ द सिलेंडर इज 0.1, मिनिमम एंगुलर and velocity needed for the cylinder to keep the block stationary, राइट। ये कोई जो है ना आपका ये ब्लॉक है, ये रोटेट कर रहा है ना, तो इस पे जो है ना कोई ब्लॉक यहाँ पे, इस पे फोर्स लग रहा होगा इधर की ओर, तो कितना फोर्स लग रहा होगा, m ओमेगा स्क्वायर r, राइट। ये नॉर्मल की तरह काम करेंगे, राइट। इसमें ऊपर की ओर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, नीचे में mg लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन, तो अपन क्या लिखेंगे, म्यू एन इक्वल्स टू mg, राइट। तो म्यू एन का वैल्यू लिख लो यहाँ पे, नॉर्मल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r इक्वल्स टू mg, तो m से m को हटाइए, ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, g डिवाइड बाय म्यू r का रूट, g डिवाइड बाय म्यू r का रूट, ये ओमेगा आ जाएगा। तो 10 डिवाइड बाय कितना है आपका 0.1 और आपका रेडियस कितना है 1 मीटर, तो इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 100 आ जाएगा, 100 मतलब 10 रेडियन पर सेकेंड आ जाएंगे, खत्म, राइट। अच्छा, one end of the length L is connected to an particle mass m, other end is connected to the small peg of horizontal plane, horizontal table with the particle moving in the circle with velocity v, the net force on the particle, ओके। अच्छा, एक पैग से कनेक्टेड है ये, दूसरा मास इसमें कनेक्टेड है, राइट। तो ये बोल रहा है कि ये घूम रहा है ऐसा, राइट। इसमें टेंशन के बराबर ही तो ये लग रहा होगा फोर्स,
राइट। और उस टेंशन किसके बराबर होंगे, एम वी स्क्वायर बाय एल के, या तो एम वी स्क्वायर बाय एल लिखो या तो टेंशन लिखो, यहाँ पर टेंशन है तो टेंशन लिख लेंगे। अ कार इज निगोशिएटिंग कर्व पाथ, राइट, एक कर्व पाथ को निगोशिएट कर रहा है, ये कर्व पाथ को निगोशिएट, बैंकिंग है इसका, है कुछ बैंकिंग आपका एंगल दिया गया है, थीटा है। कोएफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द कार रोड म्यू एस, मैक्सिमम सेव वेलोसिटी ऑन दिस रोड इज। अच्छा, ये तो अपने पास कॉन्सेप्ट है ना, रटा रटाया कॉन्सेप्ट है। क्या होता है ऊपर में म्यू एस टेन थीटा, नीचे में होता है 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, राइट। ये तो आपका है ना कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, राइट। एक बार जो है ना, एक बार जब ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी से ये जो है ना ये मूव कर रहे होंगे इधर, तो इसका मैक्सिमम वेलोसिटी अगर है तो ये ऊपर की ओर स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन नीचे की ओर लग रहे होंगे। जब ये मिनिमम वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो उसमें उस केस में उसको बचाने के लिए फ्रिक्शन ऊपर की ओर लग रहा होगा। दो इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करते हैं, है ना। आपके नोट्स में होंगे, आप देखना उसको, राइट। नहीं तो मेरा वो जो वन शॉट का जो है ना जो फॉर्मूला का सीरीज है उसको आप देखेंगे तो उसमें सारे फॉर्मूले लिखे गए हैं, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला बेस्ट था, डी ऑप्शन इज योर राइट चॉइस। 2 स्टोन्स ऑफ मास, ये 2015 का। Horizontal circle heavier radius r/2, the lighter is one is radius r. The tangential speed of the lighter stone is n times the value of heavier stone. The velocity exponent is same centimeter force than the value of m. अच्छा, ये क्या बोल रहा है, 2 stones m and m हॉरिजॉन्टल सर्कल में ये मूव कर रहा है, राइट, मतलब रोटेशन है इसका हो रहा है। दूसरा है आपका 2m मास का है जिसका रेडियस है r/2, m मास 2 हेवियर वन इज रेडियस r/2। अच्छा, r/2 पे जो है वो भारी वाला है, ठीक है। और हल्का वाला जो है आपका तो यहाँ से 2 मास है, एक तो 2m है हैवी वाला, एक तो m है। ये है अपना r डिस्टेंस पे, r/2 डिस्टेंस पे। दूसरा है अपना ये है जो है आपका r डिस्टेंस पे। टेंजेंशियल स्पीड ऑफ द लाइटर स्पीड इज n टाइम्स। अच्छा, लाइटर का जो है ना स्पीड ज़्यादा है, इसका अगर ये v वेलोसिटी है तो इसका है n इंटू वी वेलोसिटी है। Tangential speed of light and times the value of heavier stone, they express same centripetal force. Centripetal force दोनों में सेम है, तो अपन ये कर लेते हैं, क्या करेंगे, सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स इसका अगर हम देखें, इसका अगर सेंटीपिटल फोर्स देखें तो इसमें लेट से T1 लग रहा होगा, तो T1 की वैल्यू अपन लिखेंगे क्या, एम वी स्क्वायर बाय आर ये रहा, राइट। अब इसमें देखते हैं तो इसमें क्या टेंशन, इधर T1 लग रहा है और इधर की ओर लेट से T2 मान लेते हैं, तो अपन क्या हो जाएंगे, T2 की वैल्यू लिखेंगे 2m, इसका वेलोसिटी n स्क्वायर वी स्क्वायर बाय r/2 है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 4m वी स्क्वायर n स्क्वायर बाय r। ये बोलता है दोनों बराबर है, दोनों बराबर है तो भैया यहाँ पे लिख लो m वी स्क्वायर बाय r, एम वी स्क्वायर बाय आर। एम ने एम को मारा, वी स्क्वायर ने वी स्क्वायर को मारा, आर ने आर को मारा, तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये एन का वैल्यू तो ये तो 1/2 आ रहा है। हेवियर वन इज रेडियस r/2, ठीक है, r/2। तो टेंजेंशियल स्पीड ऑफ द लाइटर स्टोन इज n टाइम्स दैट हेवियर वन, राइट। हेवियर वन का n इंटू वी हो जाएगा टेंजेंशियल स्पीड, राइट, ठीक है। n इंटू वी का स्क्वायर है r/2 2m4, राइट। ये तो अपना 2n = 1 आया था, n का वैल्यू 1/2 आ रहा है यार, 1/2 आ रहा है, 1/2 ये ऑप्शन होना चाहिए, पता नहीं ऑप्शन रॉन्ग है क्या है, यही ऑप्शन आएगा, राइट, मे बी।
कुछ रॉन्ग ऑप्शन दिया गया होगा। A car is moving circular horizontal track of the radius 10 meter constant speed and the bob is suspended from the roof of the car by the light wire of length इतना था angle made by the wire right। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे अगर एंगल मेड बाय वायर बाय द वर्टिकल ये थीटा, तो यहाँ से अगर आप अपन देखेंगे एम मास यहाँ पे हैंग हो रहा है तो नीचे में इसका एम जी लग रहा होगा, इधर की ओर टेंशन, तो यहाँ पे ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो टी कॉस थीटा यहाँ पे टी साइन थीटा राइट। तो टी साइन थीटा को अपन लिखेंगे एम वी स्क्वायर बाय आर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को बैलेंस करवा देते हैं, तो टी साइन थीटा इक्वस टू एम वी स्क्वायर बाय आर। फिर टी कॉस थीटा इक्वस टू एम जी, तो टेन थीटा का वैल्यू आप लिखोगे चुपचाप वी स्क्वायर बाय आर जी, ठीक है। तो अब सारा वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए आराम से, तो v का वैल्यू आपके पास 100 आ जाएंगे, r का वैल्यू है 1 और ये आ जाएंगे ये जी आर, रेडियस 10 मीटर है राइट, ये इसका मतलब 100 आ जाएगा। टेन थीटा 1 कब होता है, जब एंगल होता है π/4, खत्म, कुछ नहीं था इसमें। कार इतना निकोसिटी बैंक कर्व रोड 90 मीटर फ्रिक्शनलेस रोड बैंकिंग, इफ द बैंकिंग एंगल इज 45 द स्पीड ऑफ कार, तो क्या हो जाता है ये तो फॉर्मूला है ना आर जी टेन थीटा राइट। तो ये सब वैल्यू मसाला पुट कर दीजिए, आर का वैल्यू आपके पास 90 है, जी का वैल्यू 10 है, टेन थीटा कितना 45 डिग्री मतलब 1, तो मतलब 900 आ जाएंगे, 900 का ये ठीक, बस हो गया खत्म। अ कार ऑफ मास m level of circular track r mu represents static friction and between the road and the tire and the car of a maximum speed of the car the circular motion is given by, हाँ तो मैक्सिमम स्पीड क्या होता है म्यू एम जी, म्यू एस मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार, म्यू एस आर इंटू जी, यही तो होता है, म्यू आर जी होता है बेसिकली है ना, वी कितना होना चाहिए मैक्सिमम स्पीड, तो ये आ गया आपका म्यू एस आर जी। ये तो बस आप सिर्फ नोट्स पढ़ के जाओगे तो देखो आइडिया लग रहा है आपको है ना, कितने मतलब छोटे सवाल आ रहे हैं यार, कितना मैक्सिमम स्पीड आ गया राइट। तो ग्रामोफोन रिकॉर्ड द रिवॉल्विंग एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑफ द कॉइन प्लेस ऑन द डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ द रॉड। ओके, एक रॉड है, रॉड से यहाँ पे आर डिस्टेंस पे ये है राइट, ओमेगा है, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, ठीक है। तो इसका मतलब इधर फ्रिक्शन फोर्स खींच रहा होगा म्यू एम जी से राइट, और इसको बैलेंस कौन सा करेंगे, इसी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ बना देते हैं एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये इसका मतलब म्यू एम जी ग्रेटर देन एम ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएंगे राइट। तो आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी, ओमेगा स्क्वायर, अच्छा क्या स्पीड पूछा ना, रिवॉल्विंग स्पीड पूछा, तो इसका मतलब क्या म्यू जी डिवाइड बाय आर का रूट आ जाएंगे है ना, म्यू जी डिवाइड बाय ओमेगा, अरे रिलेशन पूछा ना, म्यू जी ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर आर, तो आर लेस देन म्यू जी डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर, तो आर लेस देन ये आ जाएंगे सी ऑप्शन, म्यू जी डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर, खत्म। रोलर कोस्टर इज डिजाइन सच दैट राइडर एक्सपीरियंस द वेटलेसनेस, वो राउंड द टॉप ऑफ द हिल हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 मीटर, द स्पीड ऑफ कार एट टॉप ऑफ द हिल, इसका मतलब टॉप ऑफ द हिल पे जो स्पीड आप जो देखोगे ये क्या हो जाएंगे, ऊपर की ओर नॉर्मल, नीचे की ओर एम जी राइट। तो यहाँ वेटलेसनेस फील कर रहा है, इसका मतलब अपन लिखेंगे एन माइनस एम जी, या इसको ऐसे लिखोगे एम जी माइनस एन इक्वस टू एम वी स्क्वायर बाय आर, वेटलेसनेस फील कर रहा है तो एन का वैल्यू 0, इसका मतलब एम जी इक्वस टू एम वी स्क्वायर बाय आर, इसका मतलब जी आर का रूट ले लो, ये क्या हो जाएंगे वी के बराबर, सारा मटेरियल यहाँ पुट कर दो, जी का वैल्यू आपका 10 पुट कर दो, आर का वैल्यू 20 पुट कर दो, तो 200 आ गया, 200 का स्क्वायर रूट मतलब 14 पॉइंट कुछ 4 आ जाएंगे है ना, 14.4 किसके बीच में होगा, इसका मतलब इसके बीच में होगा 14 और 15 के बीच में, सी इज योर राइट चॉइस राइट। ट्यूब ऑफ लेंथ एल कंप्लीटली फिल्ड विद वन कंप्रेसिबल लिक्विड, अच्छा ये ट्यूब है, इसको फिल कर दिया
कंप्रेसिबल लिक्विड से, फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट द अदर एंड ऑफ द वायर। तो इसमें अपन क्या कर देते हैं, सेंटर पे है ना, ये पूरा भरा हुआ सेंटर पे अपन मान लेते हैं पूरा, यहाँ से सेंटर कितने डिस्टेंस हो जाए L/2, इस पे फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकाल लेते हैं, F सेंट्रीफ्यूगल कितना हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर L/2, बस हो गया, ये ऑप्शन होना चाहिए। देखो m ओमेगा स्क्वायर L/2 b, हो गया ख़त्म। 99 का पुराना क्वेश्चन है, 98 का पुराना क्वेश्चन है, ये 2020 का, ये 2 कोरी का सवाल है ना। ये जो अपन करते हैं ट्रिक से, A = नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा m1 - m2, मतलब 2g डिवाइड बाई टोटल मास कितना आ जाएगा 10, मतलब 2 कितना हो जाएगा 5 g/5 खत्म। ठीक है, नहीं तो आपको ये इक्वेशन बना के लिखो, नीचे में टेंशन लग रहा, सॉरी नीचे में mg लग रहा है 60, मतलब 6g, ऊपर में टेंशन t लग रहा है, तो यहाँ से इक्वेशन 1 बनेंगे, 6g - t = 6a, राइट। फिर जाके ये ऊपर की ओर जा रहा होगा तो t - 4g = 4a, तो ये दोनों को अपन ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10g = कितना आ जाएगा 10a, अरे सॉरी 2g = 6 में से 4 जाएगा, 2g = 10a, a का वैल्यू क्या आ जाएगा 2g डिवाइड बाई 10, मतलब g/5, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, ए ब्लॉक ऑफ मास m प्लेस ऑन द स्मूथ इंक्लाइन ABC थीटा इंक्लाइन फिगर, राइट। वेज ABC थीटा सॉन इन फिगर, वेज इज गिवन एक्सलेशन a एक्सलेशन इसमें दिया गया, राइट, टुवर्ड द राइट, रिलेशन बिटवीन a एंड थीटा फॉर द वर्क। अच्छा, ये स्टेशनरी रहना, ये तो अपन कॉन्सेप्ट ही पढ़ते हैं, राइट। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कितना एक्सलेशन होना चाहिए, है ना, g tan थीटा के बराबर होना चाहिए, A = g tan थीटा, तो अपना ये काम हो जाता है, राइट। इसमें बच्चा कुछ नहीं करते हैं, आप इसमें स्यूडो फोर्स लगाते हैं यहाँ पे m × a, राइट, इधर की ओर, फिर जाकर आपका नीचे में mg लगता है, इसका एक कंपोनेंट इधर की ओर आप लेते हो mg sin थीटा, राइट, इधर की ओर कंपोनेंट लेते हैं mg cos थीटा, ठीक है। फिर नॉर्मल इधर की ओर होता है, फिर इधर की ओर है ना, इसका कंपोनेंट लेके क्या कर देते हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि स्टेशनरी रहना है इसको, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखना है, तो इसको क्या करना है, इक्वेट करने के बाद आपका g tan थीटा वैल्यू आता है, डायरेक्ट ही आता है, ठीक है। ये आपको सवाल करवाते हैं बाकायदा है क्लासेज में। ए ब्लॉक ऑफ मास A and B of mass 3 mm respectively connected to mass whole suspended by the magnitude of acceleration of A and B immediately after the cutting of the spring, राइट। अच्छा, अपने को पता है स्प्रिंग जो है ना इंस्टेंटली अपना वैल्यू को चेंज नहीं करता है, राइट। इसका मतलब बिफोर द कटिंग इसमें कितना, इसमें टेंशन T है, नीचे की ओर mg लग रहा है, अगर आप देखें तो इसमें फिर टेंशन T, नीचे में आपका mg लग रहा है 3 mg, राइट, ऊपर में कितना लग रहा है स्प्रिंग फोर्स Fs की वैल्यू कितने हो जाएगी T = mg हो जाएंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लग रहा है Fs पे 4 mg लग रहे हैं। अब जस्ट आपने कट कर दिया, इसका मतलब कट कर दिया तो ये तो इसमें तो टेंशन है, टेंशन तो जीरो हो जाता है इंस्टेंटली, इसका मतलब इधर mg से जा रहा है और यहाँ का एक्सलेशन होगा m × a, तो a का वैल्यू क्या हो जाएंगे g के बराबर, राइट। तो b का जो है ना आपके पास b चलेगा g से, b चलेगा, b वाला ऑप्शन g होना चाहिए, इसका मतलब ये हो गया, आपको सॉल्व भी नहीं करना। अच्छा, ये भी है, ये तो कट हो जाएंगे, ये तो कट हो जाएंगे, इसमें भी है g से चल रहा है, b g से चल रहा था। अच्छा, ऊपर में अगर अपन देखेंगे तो, ऊपर में अगर देखेंगे तो टेंशन तो जीरो हो जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ऊपर में आपका mg तो ऊपर में रहेगा ही, mg तो ऊपर में रहेंगे, तो क्या लिखेंगे अपन 4mg - 3mg = 3ma। तो अब देखो mg = 3ma, a का वैल्यू क्या आ जाएगा g/3, तो ये a का एक्सलेशन हो गया, ये b का एक्सलेशन हो गया, g/3 और g, ये आपके ऑप्शन आ गया, खत्म। सही है, आगे बात चलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, बैलून ऑफ मास m इज डिसेंडिंग डाउन विद एक्सलेशन a, हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अप विद एक्सलेशन a। ओके, एक कोई बैलून है यहाँ पे, इस पे कुछ विस्कस फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा, नीचे जा रहे हैं mg से, ये नीचे की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब mg - F = आप लिखोगे m × a। अब इसी में से बोलता कुछ मास को आप हटा देना है आपको, राइट। अब इसका जो मास लेट से m - कुछ m0 हो गया, राइट, m0 मास आपने हटा दिए, अब ये ऊपर विस्कस फोर्स कुछ और लग रहा है, राइट। तो इसका शेप एंड साइज चेंज नहीं किया, राइट, उसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो नीचे में क्या लगने वाले m - m0 × g,
तो फिर से अपन देखो अभी ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया, सेम एक्सेलरेशन से लिखेंगे एफ माइनस एम नॉट इंटू जी इक्वल्स टू एम माइनस एम नॉट इंटू ए, एम नॉट इंटू ए, राइट। तो एफ की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, एम जी माइनस एम ए, यहाँ से क्या बचा अपने पास, माइनस ऑफ एम जी प्लस एम नॉट जी इक्वल्स टू, यहाँ से बचा अपने पास एम ए माइनस एम नॉट ए। तो एम जी ख़त्म, यहाँ से क्या बचा आपके पास, एम नॉट ही चाहिए ना, एम नॉट को एक तरफ ले लेते हैं, तो यहाँ से इसको अपन करेंगे तो एम नॉट कॉमन ले लेते हैं, जी प्लस ए, यहाँ से बचेगा 2ma, 2ma, तो 2ma डिवाइड बाई जी प्लस ए, 2ma डिवाइड बाई जी प्लस ए, ये वाला आपका ऑप्शन आ जाएगा, खत्म। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। इज दैट एवरीथिंग इज राइट? ओके जस्ट राइट। हाँ आगे बढ़ा जाए। बोला ब्लॉक ऑफ मास m and to m3m connected by the string as shown in figure. After an upward force F is applied on block m, the masses move upward at constant speed v. What is the net force on the block of mass 2m? Acceleration due to gravity. ओके इस पे बोल रहा है कि F फोर्स लग रहा है, जिसके बाद ये v कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है। अब देखिए ये स्ट्रिंग सेम स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ ना, ये इसका मतलब ये भी जन कांस्टेंट वेलोसिटी चलेंगे, ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी चलेंगे, राइट। तो इसका मतलब एक्सेलेरेशन तो क्या हो जाए, नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2m, तो 2m पे भी क्या हो जाएंगे, क्योंकि देखो इसमें टेंशन तो सेम ही है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, इसका एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा आपका जीरो, एक्सेलेरेशन जीरो हो जाएंगे क्योंकि ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी चलने वाले थे। तो खत्म हो गया, स्टार्ट होते हैं। A block of mass 60 kg inside the lift of इतना kg and presses the button of control. Lift starts moving upward with an acceleration of 1 meter per second. Tension in the supporting cable. Right, इसका मतलब ये है कि जो आपका लिफ्ट है बाबू, इसके अंदर जो इंसान है बैठा हुआ 60 kg का है, तो यहाँ पे लिफ्ट केबल टी से खींचा, तो टोटल मास ये तो इंटरनल हो गए, इंटरनल टोटल मास आपका हो गया 1000 kg, और जी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10,000 आ जाएंगे। तो T माइनस 10,000 इक्वल्स टू एम ए कर लेते हैं, एम का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000 इंटू जी, ए का वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब 1000 और 10,000 दोनों को ऐड करोगे तो 11,000 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब मास ऑफ 20 इतना kg, तो टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल इज 28,000, ये तो सेम ही आ गया, टेंशन की जगह क्या पुट कर देंगे 28,000 इक्वल्स टू टेंशन माइनस ऑफ एम जी कितना है, अगर 2000 kg है तो जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20,000 इक्वल्स टू एम इंटू ए, 2000 इंटू ए कर देते हैं, कितना बचेगा 8000 इक्वल्स टू 2000 इंटू ए, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड हो जाएंगे, खत्म। A block of mass m plus a smooth wedge inclination theta, whole system is accelerated horizontally so that block does not slip on the wedge. Force exerted by the wedge किस पे रखा है, स्मूथ वेज इंक्लिनेशन थीटा। तो यहाँ पे whole system accelerated so that, अच्छा स्लिप नहीं होने का कंडीशन क्या होता है आपका, स्लिप नहीं होने का कंडीशन क्या होता है, ये स्लिप ना हो तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होना चाहिए जी टेन थीटा के बराबर, जी टेन थीटा के बराबर। ओके, तो वेज पे कितना फोर्स लग रहा है आपका वो देखना है, तो इसका मतलब ये नॉर्मल इधर की ओर लग रहा होगा तो नॉर्मल इस पे भी लग रहा होगा, तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्या है स्मूथ वेज inclination theta, whole system accelerated horizontally so the block does not slip on the wedge, force exerted by the wedge on the block will, ठीक है। इसका अगर m मास मानते हैं तो इधर की ओर आपका एक्सेलरेशन पीछे की ओर लग रहा होगा m इंटू जी टेन थीटा, राइट। ओके, फिर नीचे की ओर mg लगने वाले, तो इसका एक कंपोनेंट होगा आपका
इसका एक कंपोनेंट होगा। तो एन इधर है तो आपका अगर ये थीटा एंगल है, थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये वेज है, राइट, इस पे ये चल रहा है, ये स्लिप नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन हमने पता है कि कोई वेज पेन कोई ब्लॉक चलता है, अगर स्लिप नहीं कर रहा तो उसका कंडीशन होता है कि वेज चलना चाहिए जी tan थीटा वाला एक्सेलरेशन से, राइट, जी tan थीटा वाला एक्सेलरेशन चाहिए। तो इसका मतलब वेज पे जो फोर्स लग रहा होगा, वेज पे फोर्स मतलब नॉर्मल फोर्स इधर की ओर लग रहा होगा, तो नॉर्मल का कंपोनेंट आपको ब्रेक करने पड़ेंगे, राइट, इस पे नॉर्मल तो इधर की ओर लगा होगा, ठीक है, और इस पे नॉर्मल इधर की ओर लगा होगा, इधर की ओर आपका वेज की अगर हम बात करें तो कितना m इंटू जी tan थीटा इधर की ओर लगा। अच्छा, ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर अपन देखें ये थीटा है तो ये थीटा है तो ये आपका जस्ट ये नीचे 90 माइनस थीटा, ये भी थीटा हो जाएंगे, ये थीटा हो जाएंगे तो 90 माइनस थीटा तो ये भी थीटा, इसका मतलब n, इसमें क्या लिखेंगे n cos थीटा, इधर अपन लिखेंगे n sin थीटा, राइट। अच्छा, फोर्स एक्सर्टेड बाय वेज ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक पे कितना लगाया फोर्स ये पूछना है, तो n का वैल्यू अपन लिखेंगे, अच्छा इसका कंपोनेंट ही ले लो ना, ये n sin थीटा इधर आ गया आपका इधर की ओर, एक तो कंपोनेंट क्या आ जाएंगे आपके एम जी कॉस थीटा, राइट, एम जी कॉस थीटा, दूसरा इधर एक कंपोनेंट थीटा है तो आपका ये तो परपेंडिकुलर हो जाएंगे एम जी कॉस थीटा, तो यहाँ पर थीटा एंगल है तो ये 90 माइनस थीटा आ जाएंगे, तो यहाँ से एक कंपोनेंट और ले लेते हैं प्लस एम जी टेन थीटा का कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो यहाँ से अपने पास बचा एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी क्या बच जाएंगे, अच्छा यहाँ पे एम जी साइन थीटा बचेगा ना, अरे मैं ये समय बोल रहा हूँ कि नॉर्मल आपको निकालना है, नॉर्मल निकालना है तो मैं सिंपल सा क्या करोगे, ये नॉर्मल की वैल्यू अपन लिखेंगे, एक तो एम जी कॉस थीटा इसका खुद का आ जाने वाला है, फिर आपका जी टेन थीटा एम जी टेन थीटा इंटू क्या कर देते हैं, यहाँ पर थीटा है तो इधर कॉस वाला कंपोनेंट जाएंगे तो इधर साइन वाला कंपोनेंट आ जाएंगे, तो मतलब साइन थीटा, तो आपका क्या बचा यहाँ पे, बच तो यही गया ना, एम जी अगर आप कॉमन लेंगे तो इधर बचा कॉस थीटा, इधर बचा आपका टेन थीटा, इसको साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा आ जाएंगे, यहाँ से क्या बचा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 आ जाएंगे, तो ऊपर पे एम जी इंटू वन डिवाइड बाई कॉस थीटा, मतलब एम जी डिवाइड बाई कॉस थीटा, ये तो हो गया है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, नॉर्मल फोर्स निकालना है, वेज ने कितना लगाया, नॉर्मली तो लगाया, तो एम जी का एक कंपोनेंट इधर की और एक एम जी का पहले से ही था, दोनों को ऐड कर दिया, एन के बराबर कर दिया, ख़त्म। अब देखते हैं आगे, वेट 80 kg, a man of weight 80 kg stands on the weighing scale, lift and moving upward with a uniform acceleration of 5 meter per second. What would be the reading of the scale? अच्छा, ये वेइंग मशीन है, इंसान है 80 kg का, इस पे पड़ा हुआ, इन ए लिफ्ट अपवर्ड मूविंग यूनिफॉर्म 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, तो अपन क्या लेते हैं ना एन माइनस एम जी 800 इक्वल्स टू एम ए, एम इंटू ए एम इंटू ए एम इंटू ए 80 इंटू 5 400 आ जाएगा, इतना एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 1200, ये आ जाएगा, ख़त्म। ये आपका 70 का क्वेश्चन नंबर 70 2003 का पूछा है, क्या भैया 70 का, ए मैन ऑफ 80 kg स्टैंड्स, नहीं ये नहीं, monkey of 20 kg holding a vertical rope, a rope will not break when mass of 25 kg
25 kg सस्पेंडेड फ्रॉम इट, तो रोप जो है ना ब्रेक नहीं होता है। तो इसको क्या लिखेंगे, T माइनस एम जी इक्वस टू एम इंटू ए, एम इंटू ए, एम इंटू ए। तो T कितना पहले आपको 250 है, माइनस ऑफ फिर 20 लगाते 200 इक्वस टू एम इंटू ए। तो मंकी का कितना हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू, सस्पेंड फ्रॉम द बुलेट मास इफ एक्सिस 25, मतलब ये आ जाएगा 20 इंटू ए, तो अपने पास ही आ जाएगा 250 डिवाइड बाय 20 ए। तो ए का वैल्यू 2.5 आना चाहिए, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, खत्म हो गया। लिफ्ट ऑफ मास 100 kg मूविंग विथ एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड डायरेक्शन, राइट, विद व्हेन द टेंशन इन द डेवलप इन द स्ट्रिंग व्हिच इज कनेक्टेड टू द लिफ्ट। ठीक है, तो ऊपर में ये जा रहा है, ये 1000 है तो ये 10,000 आ जाएगा नीचे की ओर। ओके, अपवर्ड जा रहा है, तो इसका मतलब T माइनस 10,000 इक्वल्स टू एम ए 1000 इंटू 1, तो 11,000 आ जाएगा इसका भी आंसर, खत्म। इसका क्या पूछा है, 2 मासेज फिगर सस्पेंडेड फुल्ली, ये सेम क्वेश्चन अभी किए थे, एक्सेलरेशन ऑफ द मासेज। एक्सेलरेशन ऑफ द मास है क्या, नेट एक्सटर्नल फोर्स 10g माइनस 5g, मतलब 5g डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना हो जाएगा 10 प्लस 5 15, m इंटू जी है ना, इसका मतलब m ये m1 ये हो गया, m2 ये हो गया 15, मतलब g/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 98 का क्वेश्चन है, ये भी नहीं करेंगे। 99 का क्वेश्चन है, बस ये हो गया। ये था आपका होल डिस्कशन अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब देखिए कंक्लूजन की जहाँ तक बात है, मेरे से अगर आप पूछे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है ना, मोर देन 90% क्वेश्चन में या फिर मोर देन 95% क्वेश्चन में सिर्फ फॉर्मूला था। क्लास के नोट्स में जो फॉर्मूला लिखाए गए थे उससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन था, है ना। कुछ इक्का दुक्का जो था जिसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा था सॉल्व करने में, राइट। तो मेरा सजेशन आपको ये है कि जो क्लास नोट्स है, जो आप नोट्स बनाए हुए हैं, नोट्स में जो भी आपका है ना फॉर्मूला देख के जाइए, राइट। जो क्लास में सवाल कराते हैं, टाइम अभी तो टाइम बहुत कम है, अगर टाइम है तो आप उसको सॉल्व करके जाइए, है ना। और नोट्स बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। अगर आप नोट्स अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो 180 आउट ऑफ 180 जो है ना फिजिक्स में तो मेरे हिसाब से कोई नहीं काट सकता है, क्योंकि पेपर बहुत आसान आता है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो। ऑल द बेस्ट। मैं तो बोलूँगा कि आप जो है ना पूरा 4 के जाइए और अच्छे से है ना आप एक बार PYQ भी देख के जाइए, ताकि आपको आइडिया लगे कि भाई क्वेश्चन किस तरह का आता है, राइट। तो ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। आप फॉर्मूला देख के जाइए और अच्छे से पेशेंस के साथ आपको है ना पेपर को डील करना बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी एक वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। चलिए बच्चों मिलते हैं, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।